नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOG 173 के चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम है आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण। जहां इस चैप्टर से जो प्रश्न बनता है वो इस चैप्टर के नाम में ही छुपा हुआ है कि आधुनिकीकरण किस प्रकार से औद्योगिकरण और नगरीकरण से जुड़ा हुआ है। इस पक्ष पे तर्क दीजिए। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यदि आपने मेरे पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक छोटी सी प्रस्तावना दी गई है और चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से होती है, जहाँ चैप्टर में सबसे पहले आधुनिकीकरण शब्द को समझाया जाएगा। देखिए, आधुनिक होना क्या होता है, मॉडर्न होना क्या होता है। हो सकता है इस वर्ड के लिए लोगों के अलग अलग विचार हों, लेकिन राजनीति में आधुनिकीकरण का क्या मतलब है। देखिए, जब हम आधुनिक की बात करते हैं ना, आधुनिकता की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का स्तर अच्छा होगा। हम जो बातें करेंगे वो लॉजिकल बातें करेंगे, हम कल्पनाओं में वाली बातें नहीं करेंगे, हम बेमतलब के अंधविश्वासों में नहीं जकड़े होंगे। ज्ञान विज्ञान की हम बातें करेंगे और हम ऐसी बात करेंगे जो किसी एक व्यक्ति तक ही नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती हो। यानी कि कुल मिला के एक लाइन में आधुनिकीकरण क्या है, तो एक लाइन में आधुनिकीकरण है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। अगर हम प्राचीन काल से ही मनुष्य का इतिहास देखें तो मनुष्य प्राचीन काल से लेकर आज तक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरा है, आधुनिकीकरण की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरा है। जहाँ पहले वो आदिम अवस्था में था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ, फिर क्या हुआ, उद्योग आने लगे, मनुष्य ने स्थायी निवास शुरू कर दिया। जहाँ मनुष्य पहले खाना बदोश की ज़िंदगी जीता था, अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो स्थायी समाज में स्थापित हो गया। अब उसने घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। और आज वर्तमान में नई नई तकनीक का आविष्कार हो गया है। आज मनुष्य पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है, तकनीक से। आज देखिए, हम आपसे तकनीक से जुड़े हुए हैं। तो आधुनिकीकरण क्या है भाई, तो आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। समाज में चेंजेस होते रहे, हम और ज़्यादा मॉडर्न पे मॉडर्न, मॉडर्न पे मॉडर्न होते जाएंगे। आज समाज सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो बदल रहा है, इसे आधुनिकीकरण ही कहेंगे। आधुनिकीकरण ये कहता है कि परंपराओं में परिवर्तन होना जरूरी है और ज्ञान शिक्षा यही आधुनिकीकरण की पहली शर्त है। जब हम अपना आत्मज्ञान यानी कि अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अनुभववाद की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो यही तो डिमांड है आधुनिकीकरण की। अगर ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाएं तो हम आधुनिक हैं, वरना हम आधुनिक होने का दिखावा तो कर रहे हैं लेकिन वास्तव में हम पिछड़े ही हैं। जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई यानी कि मशीनीकरण का युग शुरू हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में जब राजनीतिक क्रांतियाँ हुई, जहाँ बड़े पैमाने पर इन क्रांतियों ने पूंजीवाद, नागरिकता, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट जैसे नए नए विचार दिए कि मनुष्य को अगर आगे बढ़ना है तो कई बार जो व्यवस्थाएं उसकी राह में अड़ंगे लगा रही हैं उसके खिलाफ क्रांति भी करनी पड़ती है। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने आप को लगातार अपडेट कर रहे हों। तो आधुनिकीकरण कुल मिला के क्या है भाई, जैसे जैसे समाज गुजरेगा, समाज में मशीन प्रौद्योगिकी आएगी, समाज लॉजिकल हो जाएगा, समाज किसी एक धर्म के प्रति कट्टर नहीं होगा बल्कि समाज कैसा होगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या है, यहाँ पर आधुनिकीकरण है, मॉडर्नाइजेशन है। तो आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें विकास आर्थिक मापदंड से नापा जाता है। हम ये देखते हैं कि बंदा इकोनॉमिक रूप से कितना डेवलप हुआ है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया जो ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें प्रति व्यक्ति की आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति का उत्पादन बढ़ता है। आधुनिकीकरण में निम्नलिखित आदर्श होने जरूरी हैं कि अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ती जाएगी तो हम कहेंगे आधुनिकीकरण है। राजनीति में हर एक व्यक्ति की भागीदारी होगी, सभी को वोट डालने का अधिकार होगा, चुनावी लोकतंत्र होगा, तो हम कहेंगे आधुनिकीकरण है। देश धर्मनिरपेक्ष होगा, तर्क संगत आधार पर संस्कृति होगी, अंधविश्वासों पर नहीं होगी इंसान। समाज में गतिशीलता होगी, चाहे शारीरिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, यानी कि कुपोषण नहीं रहेगा। सोसाइटी विभिन्नताओं भरी होगी और मानसिकता को आगे बढ़ावा देने के विचार दिए जाएंगे। व्यक्तित्ववाद का उदय होगा, तर्क संगतता और सहानुभूति होगी लोगों के अंदर, और आधुनिकता प्राप्त करने के लिए नए नए साधनों का उपयोग किया जाएगा। जहाँ जहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी हम कह सकते हैं वहाँ वहाँ आधुनिकीकरण है।
और जहाँ जिस देश में जिस समाज में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, हम कहेंगे वो आधुनिकीकरण से बेकोसों दूर है। यहाँ पर विभिन्न विचारकों ने क्या कहा आधुनिकीकरण के बारे में, तो हंटिंगटन ने अपने निबंध द चेंज टू चेंज मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स किताब में लिखा है कि आधुनिकीकरण क्या है, एक विकास है जो कि ग्रामीण कृषि संस्कृतियों को शहरी औद्योगिक संस्कृतियों में बदल देती है। यानी कि क्या कह रहा है हंटिंगटन अपनी किताब में, ये कह रहा है कि जब ग्रामीण कृषि संस्कृति शहरी संस्कृति में बदल जाए तो आधुनिकीकरण। देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, हर बंदे का अपना एक अलग विचार है, लेकिन इसका अर्थ ही नहीं कि वो बंदा 100% सही होगा। 90% ही विचार सही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कृषि से हम उद्योग की ओर जा रहे हैं तो ही विकास है, गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं तो ही विकास है, ऐसा नहीं है। कृषि से कृषि में रहना ही विकास है। अगर हम पहले से अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, पहले से अच्छी फसलें उगा रहे हैं, तो इसलिए इनकी आलोचना भी की जाएगी। ऐसी एल्विन टॉफलर कह रहा है फर्स्ट वेव से सेकंड वेव यानी कि कृषि समाज से आधुनिक समाज, यही औद्योगिकरण है। इसी के साथ साथ जब हम आधुनिकीकरण की बात और आगे करते हैं तो विभिन्न बलों और प्रक्रियाओं की ये उपज है। आज हम राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, हर जगह जो बदलाव आ रहे हैं ये औद्योगिकरण है। समाजशास्त्र क्या कहता है, यानी कि सोशियोलॉजी क्या कहती है, ये कहती है कि आधुनिकीकरण ने कहीं ना कहीं समाज में एक असमानता पैदा कर दी है। आधुनिकीकरण ने समाज में विषमता पैदा कर दी है। कुछ क्षेत्र तो आधुनिकीकरण में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, जबकि कुछ क्षेत्र जो पीछे रह गए उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और ऐसे में जब तक इन भेदभाव को हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मान सकते कि पूरा समाज विकास कर रहा है। ऐसे मैक्स वेबर का कहना है कि औद्योगिक समाज के उदय से नौकरशाही का उदय होगा। नौकरशाही मतलब एक ऐसे प्रशासन की जरूरत होगी, सरकारी कर्मचारियों की जरूरत होगी जो बड़े पैमाने पर औद्योगिक समाज पर नज़र रखेंगे ताकि शोषण की व्यवस्था को खत्म किया जाए। इसके अलावा आधुनिकीकरण में एक ऐसा समाज का उदय होगा जो सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देगा। वो पारलौकिक दुनिया को परित्याग कर देगा। उसे स्वर्ग नर्क से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो कर्मों में विश्वास करेगा। ऐसा ही सीमेल ने भी कहा है। सीमेल ने कहा है कि शहरी जीवन में आधुनिकता दिखती है और उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि धन को बढ़ावा देना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। जहाँ पैसा ही बाजार को निर्धारित करेगा, पैसा ही अर्थव्यवस्था को निर्धारित करेगा, पैसा ही पूंजीवाद समाज के विकास का आधार होगा। तो आधुनिकता को जब हम समझते हैं तब तक हम विकास को समझते हैं, और इसके लिए अलग अलग विचारकों ने अलग अलग विचार दिए हैं। तो आधुनिकता एक बहुत बहुआयामी चीज़ है, यानी कि इसे एक दिशा में नहीं समझ सकते। आधुनिकता को हम पूंजीवाद में समझते हैं, आधुनिकता को हम उद्योगवाद में समझते हैं, आधुनिकता को हम प्रशासनिक शक्तियों में समझते हैं, और आधुनिकता को हम सैन्य शक्तियों में समझते हैं। गिडेंस और बैक ने आधुनिकता को जोखिम भरा समाज कहा है। तो आधुनिकीकरण की क्या क्या विशेषताएं होंगी? यह व्यवस्था पूंजीवाद पर आधारित होगी। पूंजीवाद में क्या होगा? बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, और उसके लिए किसकी सहायता ली जाएगी? मशीनीकरण की। मजदूरी सस्ती होगी और बाजार में जो डिमांड होगी उसके हिसाब से आधुनिक ये चलेगा। इसके अलावा संरचनात्मक भेदभाव और स्पेशलिटी पर जोर देता है। ये भी कहता है कि राजनीति में सभी लोगों की व्यस्क मताधिकार के आधार पर भागीदारी होनी चाहिए, नौकरशाही तंत्र का विकास होना चाहिए, व्यक्ति की सोच और स्वतंत्रता में लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए, और सामाजिक प्रगति के प्रश्नों पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी कि वो उन सभी प्रश्नों को उठाना चाहिए जिसका संबंध सामाजिक प्रगति से है। तो जहाँ जहाँ ये तत्व पाए जाएंगे हम कहेंगे समाज आधुनिकीकरण है। जहाँ ये तत्व नहीं पाए जाएंगे हम ये कहेंगे समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो आई होप सो अगर क्वेश्चन आता है कि आधुनिकीकरण से हम क्या समझते हैं तो मैं इसे समझाने में आपके लिए सफल हुआ। कमेंट करके लगातार बताते रहिए आप मुझे कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आगे चैप्टर में औद्योगिकरण के बारे में बात की गई है। जब हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो देखिए क्या है, शुरुआत जब होती है ना, शुरुआत में कुटीर उद्योग थे। कुटीर उद्योग मतलब हाथों से सामान बनाया जाता था, हस्तशिल्पकारी की जाती थी, क्योंकि मशीनें नहीं थीं, ज्ञान विज्ञान इतनी तरक्की पर नहीं था, तो अधिकतर चीज़ें किससे? हाथ से बनाई जाती थी, और मनुष्य की आवश्यकताएं भी कम थी, इसलिए आवश्यकताओं के उत्पादन भी कम था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती गई, मनुष्य पर धन अधिक होता गया, तो मनुष्य भोग विलास में व्यतीत करने लगा अपना जीवन। जब हम भोग विलासी हो जाते हैं, भोग विलासी का मतलब है हम लग्जरी चीज़ों को पाना चाहते हैं, तो मार्केट में एक नई डिमांड होती है, और समाज का जो एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है उस डिमांड को पूरा करना चाहता है, और जब वो उस डिमांड को पूरा करना चाहता है तो वो नई नई तकनीकों का सहारा लेता है, और ऐसे में एक नई व्यवस्था शुरू होती है औद्योगिकरण की। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था आज से 250 साल पहले, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि पूरे यूरोप में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। औद्योगिकरण से ही आधुनिकीकरण है,
औद्योगिकरण समाज में परिवर्तन ला देता है, औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ला देता है। कैसे? जहाँ पहले कृषि आधारित व्यवस्था है, लोग कहाँ रह रहे हैं? गाँव में रह रहे हैं, सामंती व्यवस्था चल रही है। लेकिन अब जब औद्योगिकरण होगा तो कृषि में जो फसलें पहले पेट भरने के लिए होती थी, खाने के लिए होती थी, अब उनकी जगह कौन सी फसलें उगाई जाएंगी भाई? नकदी फसलें उगाई जाएंगी। जैसे कपास एक नकदी फसल है, अब उससे क्या होगा? कच्चा माल कपास है, उससे मशीनों में कपड़ा बनेगा। चीनी एक कच्चा माल है, माफ़ कीजिएगा, चीनी के लिए गन्ना एक कच्चा माल है। अब क्या होगा? उससे चीनी बनेगी। तो यानी कि कृषि में अब नकदी फसलों का उत्पादन होना लग जाएगा। इसके साथ ही साथ कच्चे माल के नए नए स्रोतों को खोजना शुरू हो जाएगा। बड़े पैमाने पर लोहे कोयले की खानों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और उन संसाधनों का प्रयोग हम किस लिए करेंगे? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, नए नए संसाधनों के लिए। और ये सारी चीज़ प्रक्रिया क्या कहलाएगी? औद्योगिकरण। यानी कि एक आदिम समाज से एक परिवर्तनशील समाज में जाने के लिए औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर ये लिखा भी है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने न केवल इंग्लैंड में बल्कि पूरे यूरोप में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण ने आधुनिकीकरण के रास्ता दिखाया और औद्योगिकरण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है, जो कि हमने अभी समझा भी है। यह मशीन उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, यह बिजली संसाधनों के उपयोग पर आधारित है। आज इसने उत्पादन में क्रांति ले दी है। आज बड़े पैमाने पर तकनीकी नवाचार हुए हैं। आज उत्पादन दबादब बढ़ रहा है। किसकी वजह से? कारखाना पद्धति की वजह से। श्रम की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लोग बड़ी संख्या में नगरों की ओर चले जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि बड़े पैमाने पर पुरानी परंपराएं कमज़ोर होंगी, धार्मिक प्रथाओं को झटका लगेगा, बड़े पैमाने पर शहरीकरण का महत्व बढ़ जाएगा, समाजशास्त्री औद्योगिकरण के बारे में अध्ययन करने लग जाएंगे और समाज में एक नए वर्ग का उदय होगा, जो कि औद्योगिक वर्ग होगा। पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा, लोग लग्जरी चीज़ों की ओर भागेंगे। धीरे धीरे पूरी दुनिया औद्योगिकरण की तरफ भागने लग जाएगी और हम कहेंगे आज का युग उद्योगों का युग है। औद्योगिकरण रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, शिक्षा के अवसर भी प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि हम नई नई चीज़ों को सीखेंगे, नई नई तकनीक का ज्ञान लेंगे। आज देखिए BBA की पढ़ाई हो रही है, MBA की पढ़ाई हो रही है, इंजीनियरिंग बड़े पैमाने पर। भोजन की बेहतर सुविधा भी होगी, फिर संसाधनों का बेहतर उपयोग भी होगा। ये सब कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ औद्योगिकरण से, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औद्योगिकरण के सिर्फ पॉजिटिव फैक्ट हैं, औद्योगिकरण के नेगेटिव फैक्ट भी हैं। इससे हमारा पर्यावरण दूषित होगा, इसके कारण ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ओजोन परत में क्षय होगा, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी फैलेगा। पूरी दुनिया में कुछ ही लोगों के पास संपत्ति इकट्ठी हो जाएगी, बाकी जो पूरी की पूरी दुनिया है वो संपत्ति विहीन हो जाएगी। समाज में दो वर्गों का उदय होगा, एक अमीर और गरीब। ये भी औद्योगिकरण का ही प्रभाव है, बट ये निगेटिव। तो औद्योगिकरण के पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट आई होप सो हम समझ गए। लेकिन आजकल एक नया औद्योगिकरण चल रहा है, वो है उत्तर औद्योगिक समाज। आज क्या हो रहा है? आज हम बड़े पैमाने पर नई नई रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधानों की बात कर रहे हैं। आज हम ऐसी तकनीकों की खोज कर रहे हैं जिसमें हम मनुष्य के श्रम की जरूरत ना हो, बल्कि ऑटोमेटिक मशीनें खुद ही काम करने लग जाएं। ऐसे में ज्ञान संबंधी तकनीकें हावी हो जाएंगी, सेवा सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आ जाएगा, जो पूरे के पूरे समाज को, पूरी पूरी दुनिया को, विश्व में होने वाली एक घटना को दूसरी घटना से सेकंडों में जोड़ देगा। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं, बल्कि मशीनें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य को खुद ले जाएंगी। और आज हम इसी युग में बैठे हैं। तो अगर आपसे औद्योगिकरण के बारे में और आधुनिकीकरण के बारे में पूछे तो आई होप सो आप बता देंगे। आगे चैप्टर में नगरीकरण के बारे में बताया गया है। तो देखिए, सोशोलॉजी और ज्योग्राफी क्या कहती है? सोशोलॉजी और ज्योग्राफी ये कहती है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या कम से कम 5000 हो, इंडिया के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, भारत के संदर्भ में, कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या कम से कम कितनी हो? 5000। 1 किलोमीटर में मिनिमम रह रहे हो लोग 400, और 75% लोग क्या कर रहे हो? खेती को छोड़कर अन्य कार्य। तो हम कहेंगे हाँ भाई, वो क्षेत्र शहर है, यानी कि वो क्षेत्र नगर है। लेकिन जहाँ के लोग कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर हो, नेचर पर डिपेंड हो, जनसंख्या कम हो, तो उस क्षेत्र को हम ग्रामीण इलाका कहते हैं। तो शहरों की परिभाषा आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी कि भारत की अगर बात की जाए तो कैसा क्षेत्र? जहाँ पर जनसंख्या कम से कम कितनी हो गई? 5000। 75% लोग क्या करते हो? खेती को छोड़कर अन्य कार्य। और 1 किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व कितना हो? 400 व्यक्ति। तो हम कहेंगे वो क्षेत्र शहर है। अब आपकी किताब क्या कहती है? कहती है कि जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा वैसे वैसे नगरीकरण बढ़ेगा। ये दोनों घटनाएं एक साथ होने वाली हैं। यानी कि औद्योगिकरण आएगा तो नगरीकरण डेफिनेटली आएगा, क्योंकि लोग कृषि छोड़कर अन्य कार्य करेंगे। तो औद्योगिकरण की देन ही है क्या? नगरीकरण। ये दोनों एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं। अगर औद्योगिकरण नहीं होगा तो मनुष्य वापस से कहाँ चला जाएगा, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में, और फिर से वो ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो ये पूरे पूरे समाज के पैटर्न में क्रांतिकारी बदलाव ला देता है कौन, औद्योगिकरण, क्योंकि इससे क्या आ जाता है, नगरीकरण। अब क्या होगा, नगरों में क्या होगा, अर्थव्यवस्था की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी, मनुष्य के जीवन में लगातार परिवर्तन आएंगे, मनोरंजन के नए नए साधन ढूंढेगा मनुष्य। इसलिए वर्तमान युग को नगरीकरण का युग कहा जाता है। नगरीकरण का मतलब है मनुष्य शहरी बनना चाहता है, शहरों की ओर रुख कर रहा है, कृषि से शहरों में आ रहा है, व्यवसाय की ओर जा रहा है, व्यापार कर रहा है, विनिर्माण कर रहा है, उद्योग कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। ये सब परिवर्तन कौन लेकर आ रहा है, औद्योगिकरण। कहाँ पर, नगरों में। शहरी आबादी लगातार बढ़ती जाएगी, शहरों का आकार लगातार बढ़ता जाएगा, शहर से नगर, नगर से महानगर तक हो जाएगा। नगरीकरण से तात्पर्य ये होगा कि शहरों की आबादी लगातार बढ़ती ही चली जाएगी। जहाँ समाज में पहले जॉइंट फैमिली थी, अब एकल फैमिली होने लग जाएगी। जहाँ पहले समाज में धार्मिक बड़े पैमाने पर कट्टरता होगी, वो कट्टरता खत्म हो जाएगी। जैसे भारत में जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन क्या शहरों में ये व्यवस्था है? अगर शहरों में हम ये सोच लेंगे कि ये बंदा इसका छुआ हुआ नहीं खाएगा तो शहरों में रह ही नहीं पाएगा। यानी कि शहर कहीं ना कहीं कट्टरता को खत्म करता है, शहर कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है, असमानताओं को खत्म करता है। तो कहीं ना कहीं नगरीकरण हमें आधुनिक भी बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नगरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिकवाद ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नगरीकरण की वजह से आपस में संस्कृतियाँ मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग एक ही नगर में रहते हैं। ऐसे में उन्हें विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान होता है, और विभिन्न विचारकों ने इसके लिए ऐसे ही कुछ विचार दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक नगरीकरण के बारे में यही सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे कि लुई बर्थ कहता है, इन्होंने शहरीवाद के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कि शहरीवाद का लक्षण में क्या होता है, शहरों में जीवन की विशेषता विद्या बनती है। शहरीकरण वह प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा लोग शहर की ओर आकर्षित होते हैं, बल्कि अपने जीवन में जो चेंज लेके आते हैं वो होता है शहरीकरण। जो हमारे जीवन का मोड में बदलाव होता है वो होता है शहरीकरण। ऐसे ही अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी ने अपने निबंध में भी लिखा है कि नगरीय जीवन शैली क्या है। तो यहाँ पर वही वाली बातें की गई हैं जो मैंने बताई हैं आपको पहले से ही। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं जो कहता है कि हम भौतिक संरचना की बढ़ावा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे, तकनीक को बढ़ावा देंगे, सामाजिक संगठनों को बढ़ावा देंगे, सामाजिक संस्थाओं को बढ़ावा देंगे। जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी हम कहेंगे शहर है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है। आगे चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया गया है और ये रहे क्वेश्चन। तो आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप करने में सक्षम होंगे। वीडियो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कमेंट करके हमें लगातार बताते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।